हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे, गुड इवनिंग। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस्तेमाल करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी क्लास में व्यस्त भी होने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप लगातार सेशन को देख रहे हैं, लगातार चीजें चल रही हैं। इस फेस्टिवल के चलते हुए भी आप लगातार मेहनत में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई फेस्टिवल के साथ साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। रंगों के साथ साथ आपकी पढ़ाई में भी रंग बिखरे जा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तकरीबन अच्छा आपका चल रहा होगा। जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो एक बार सेशन को शेयर करें भाई, जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पे यदि नए हैं तो भैया सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आज की इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करेंगे प्यारे से सवाल जवाब के साथ में। माता रानी आपको हमेशा खुश रखेंगी और माता रानी आपको भाई हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण रखें। तो माँ सरस्वती का नाम लेते हुए कि माता रानी हमको ज्ञान की ज्योति प्रदान करे और हमारे अंदर से अवगुणों का विनाश करे और हमारे अंदर एक अपनत्व की भावना को प्रकट करे। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नियोन के सम इलेक्ट्रॉनिक है। नियोन के सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की जा रही है बेटा। तो नियोन के सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। तो नियोन के सम इलेक्ट्रॉनिक देखें तो इसका मतलब ये होता है कि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है। नियोन जो होती है वो कितने नंबर पे आता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि जो नियोन होता है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका 10 एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है? 10 एटॉमिक नंबर होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 हो गई। अच्छा, इसमें 10 हो गई तो अगर हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम का कितना होता है भैया? 3 होता है। अगर मैं लिथियम पॉजिटिव दे रहा है एक, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सोडियम की, सोडियम का कितना होता है भाई? 11 होता है। सोडियम पर भी क्या दे रहा है? एक पॉजिटिव दे रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पोटेशियम की, तो पोटेशियम पर भी मेरे भैया कितना होता है? पोटेशियम की अगर आप लोग बात करें तो पोटेशियम पर होता है मेरे भाई 19। तो 19 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 19 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि इसका क्या हो जाएगा भाई मेरे? 19 इसका पोटेशियम का। पोटेशियम का कितना है? 19 हो जाएगा और इस पर भी एक पॉजिटिव है। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं, इसका अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूं तो देखो 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा भाई, 3 है तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं भाई मेरे, तो क्या निकलेगा? 2 8 1 निकलेगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले 2 8 8 1 निकलेगा, है ना। 2 8 8 1 निकलेगा। 2 8 8 1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जरा देखो इसमें क्या है? पॉजिटिव दिया है, एक पॉजिटिव, इस पर भी एक पॉजिटिव है और इस पर भी एक पॉजिटिव है। अगर इन पर एक एक पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव साइन लगा है, पॉजिटिव लगा है ना। अगर कहीं भी पॉजिटिव आपको ऐसे दिखेगा, पॉजिटिव जो होता है ना, तो उसका मतलब है जितना पॉजिटिव होगा उतना उसने इलेक्ट्रॉन को क्या है? इलेक्ट्रॉन को दान किया होगा, दान किया होगा। इसका मतलब है कि लिथियम पर एक पॉजिटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया मेरे भाई? दान कर दिया अपना। आपके पास सोडियम दिया है, सोडियम पर भी कितना है भाई मेरे? एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि एक इसने भी अपना क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अगर मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम की, तो इस पर भी क्या है मेरे भाई? एक है। क्या है? एक पॉजिटिव लगा हुआ है। तो इसने भी क्या किया होगा? इसने भी अपना भैया मेरे एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया होगा। इस पर भी क्या लगा हुआ है? तो यहां पर कितना लगा हुआ भाई? एक दान कर दिया तो इसमें कितने बचे? दो। एक इसने दान कर दिया अपना, तो कितना बचा भैया मेरे? 10। कितना बचेगा? 10 बचेगा भाई इसका। अगर इसने भी अपना एक दान कर दिया तो इसके पास भी कितना बनेगा भाई? ये बच जाएगा हमारा 2 2 8 16 17 18, ये 18 बचेगा। अब 10 किसका आ रहा है भाई मेरे? सोडियम का आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, क्योंकि ये नियोन के समकक्ष यही इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सोडियम। क्योंकि अगर इस पर पॉजिटिव लगता तो इसने एक को क्या है? ग्रहण किया है। अगर इस पर नेगेटिव दिया है तो उसका मतलब है कि एक इसने इलेक्ट्रॉन लिया। अगर एक पॉजिटिव दिया है तो इसने दो, एक को इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अगर इस पर दो पॉजिटिव लगे होते तो इसने दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया होगा। अगर दो नेगेटिव लगे होते तो दो इलेक्ट्रॉन को इसने लिया होगा। तो यहां पर ये बात आपको कंठस्थ रखनी है, याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? चलो, तो यहां पर एक एक इन्होंने दान कर दिया है, बाकी बचेगा वो ये आ जाएगा आपके पास में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी आंसर आपका सही होगा।
अगला प्रश्न देखें तो ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप होती है। अब प्रश्न कह रहा है कि ऑक्टेन संख्या किसको मापती है, ये किसकी गुणवत्ता का माप होती है। तो ऑक्टेन नंबर में किसको मापा जाता है, खाद्य तेलों की इकाई, केरोसिन तेल की इकाई, या फिर पेट्रोल की इकाई, या सुगंधित तेलों की इकाई। तो जिसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा होती है वो पेट्रोल उतनी ही अच्छी दिखाई देगी, अच्छी होगी। तो ये क्या है, उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है, किसको, पेट्रोल। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए मेरे भाई ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ इतना सा। चलो एक बार सभी बच्चे सेशन को भाई शेयर लाइक कर दें, जिससे क्या है और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े और इस रंग भरे त्योहार में प्रश्नों के रंगों का आनंद जरूर लें। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चले तो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से इस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। अधिकतम ईंधन मान होता है, ये बात कह रहा है। अधिकतम ईंधन मान की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे भाई कि गैसोलीन का होता है क्या, नहीं भाई, प्राकृतिक गैस नहीं होगा, चारकोल नहीं होगा, हाइड्रोजन को अधिकतम ईंधन मान के ऊपर हम लोग रख के रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर भाई, है ना। काफी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल। अगर फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं ना, CH4 की अगर हम लोग बात करें मेरे भैया, देखो फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएगा, एल्कोहल नहीं होता है, ईथर नहीं होगा, वाटर गैस नहीं होता। सही आंसर क्या होगा भाई मेरे, आपका प्राकृतिक गैस होगा। फॉसिल की बात कर रहा है, जीवाश्म की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक गैस हमारा हो जाएगा। इसी को आप लोग क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल के नाम से जानेंगे, फॉसिल फ्यूल के नाम से बेटा हम लोग जानेंगे इस बात को। क्लियर हुआ। चलो क्या सही जवाब है भाई आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें तो ऑर्बिटल का आकार होता है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न आता ही आता है पूछने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्बिटल का क्या आकार होगा मेरे भाई। अगर ऑर्बिटल के आकार की बात आपसे करें तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, वो चीज देखिएगा आप लोग। ये आपके पास कोई एक क्या है, एटम है जिसमें K L M N कक्ष बना हुआ है, और इनके अंदर क्या घूम रहा होता है भैया, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इन सब के अंदर, है ना। ये कोई एटम परमाणु मैंने बनाया, ये KLM क्या होता है, ये कक्ष होता है। KLMN क्या होगा, ये कक्ष कहलाते हैं, जो हमारा KLM और N के रूप में हमारे क्या है, बटे होते हैं मेरे भैया। लेकिन अगर आपसे बात की जा रही है ना उपकक्ष की बात करें, तो उपकक्ष जो होता है ना हमारा, उपकक्ष होते हैं हमारे क्या, जिन्हें हम SPD और F के नाम से जानते हैं, इन्हें उपकक्ष कहते हैं। जब मैं SPDF की बात कर रहा हूं, SPDF जो होता है ना, इनकी क्या है, आकार होता है। अगर मैं S कक्ष उपकक्ष की बात करूं, P उपकक्ष की बात करूं, D उपकक्ष की बात करूं और F उपकक्ष की बात करूं, S उपकक्ष का जो आकार होगा मेरे भाई वो कैसा होगा, गोलाकार होता है। कैसा होता है भैया, गोलाकार होगा, ये गोलाकार। और ये प्रश्न कई बार आता है। P उपकक्ष की बात करें तो ये डमरू के आकार का होता है। कैसा होगा मेरे भाई, डमरू के आकार का, ये डमरू आकार का होगा, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा अगर यहीं पर आपसे बात की जाती है डी की, तो ये कैसा होता है, ये डबल डमरू के आकार का होगा भैया। कैसा होगा भाई मेरे, ये डबल डमरू के आकार का होगा। अब ये डबल डमरू का मतलब क्या हो गया, जरा देखो, ये क्या होता है, ये डबल डमरू के आकार का होता है, सॉरी, है ना, ऐसे। ये क्या होगा, द्विडमरू आकार का होगा, द्विडमरू आकार। ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा दिखाई देगा, ये कॉम्प्लेक्स आकार का होगा ऐसा। ठीक है। तो इनकी जो आकृति दिखाई दे रही है हमारी, ये जो उपकक्ष होते हैं, इसके आकार कैसा बनता है, 3D। तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर 3D आंसर आपको करना पड़ेगा। समझ में आया ना इतना सा, क्लियर समझ में आ रहा है ना आपको। चलो बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है ना तो सेशन को एक बार शेयर भी करें भाई, और लाइक करना तो आपका फर्ज है, तो ये अदा जरूर करें। क्वेश्चंस की श्रृंखला काफी बेहतरीन है, काफी अच्छे बेहतर बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने हूं भाई। यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, सीधे सीधे। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई उस वनडे एग्जाम के अंतर्गत अगर हम देखें
तो केमिस्ट्री के 2-3 टॉपिक ही हैं केवल, जिनसे भर भर के प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में आते हैं। जैसे कि बिहार एसएसटी की, एसएससी 10+2 के लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, या बीपीएससी के अंतर्गत आने वाले टीचिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे, वहां जनरल साइंस का पार्ट है, तो ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बनेगा केमिस्ट्री के अंदर से, वही से भी प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आपने देखा, पहला अगर मैं टॉपिक की बात करूं, देखो पहला टॉपिक आता है आपका भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको भाई कंठस्थ पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें आपको ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी के साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, यौगिक भी पढ़ना होगा, एलिमेंट भी पढ़ना होगा। लेकिन स्किप नहीं करना है आपको मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि धातु अधातु वाला जो टॉपिक है ना मेरे भाई, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वहीं से प्रश्न बन जाता है। धातु धातु से जिसकी प्रॉपर्टीज होती है, वहीं से प्रश्न बन जाता है। तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी टॉपिक की बात करूं, तो सबसे जो बेहतर है, सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है पीरियोडिक टेबल, जिसे कहते हैं आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल के बारे में, उससे सब कब से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुई है, वो सारे डोबराइनर वगैरह के भी आपको लॉ पढ़ने पड़ेंगे, है ना। कैसे अष्टक नेम आया उसकी बात करें, त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, ये भी बात उसमें होती है। और इसके साथ साथ एक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लो। और चौथा टॉपिक आपका आता है भाई एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस, सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से भी। तो ये 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जे आपको हंसते खाते पीते गाते भी याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। इनका रंग भी आपकी एग्जाम के लिए भाई बिखरा होना चाहिए, आपकी जिंदगी में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, है ना। तो बिल्कुल आपको ये पॉइंट याद रखने के, ये 4 टॉपिक जो है आपको अच्छे से याद कर। ठीक है भाई, यहां पर आकार क्या हो जाएगा, 3D शेप में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो क्या है भाई, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल होता है। तो देखो टीएनजी जो होता है ना हमारा, टीएनजी को नोबेल तेल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे इस वाली बात को। इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भैया, नोबेल तेल के नाम से जानेंगे, याद रखने योग्य पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है, टीएनजी नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, टीएनजी, इस बात को आप लोगों को याद करना। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा भाई आपका, ए इज द करेक्ट। समझ में आ रहे हैं ना भाई, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं भाई पूछने के लिए, और यही प्रश्न आपको याद करने, यही प्रश्न आपको देखने हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो कारखाने होते हैं, या खान कह लो, कारखाने कह लो, कोई भी कह लो, उनमें अधिकतम एक्सप्लोशंस की बात हो रही है, विस्फोटक की बात हो रही है। और जो विस्फोटक होता है ना, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मैक्सिमम की बात हो रही है, याद रखें। तो मैक्सिमम भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन मिलता है तब होता है क्या, सर जी नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो नहीं होता। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन होगा, नहीं। भाई जब वायु के साथ मीथेन मिलता है ना, तब जाकर के ये क्या है, विस्फोटक देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। अधिकतम की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आपका जा रहा है मेरे भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना सा, चलो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हियर। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को देखेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से आर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब बात ये आ रही है कि सर आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आर्गन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई कितना, 18। कितना होता है, 18। 18 इसका क्या है जी, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 18। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया इसका, वो भी 18 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर आना चाहिए। जब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है किसका, अगर मैं पोटेशियम की बात कर रहा हूं, के की बात कर रहा हूं, पोटेशियम है मतलब के का मतलब पोटेशियम की बात कर रहे हैं। जब हम लोग पोटेशियम की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा कि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है सर। और पोटेशियम पर एक पॉजिटिव दे दिया है इसने, क्या दे दिया, एक पॉजिटिव। पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई वो होता है कितना, 19। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 2 8 8, 8 और 8 16, 17 18, और एक और कर देंगे 19। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, कैल्शियम, सी ए, पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहा है। इसका कितना होता है मेरे भैया, 20। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। तो कैसे करेंगे, 2 8 8
कितना हो गया 18 और 2। अच्छा, यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करें, मैंने अभी अभी बताया था जब एक पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव लगा हुआ है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने भैया, दान कर दिया। तो अब ये कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन 19 में से 19 माइनस के क्या कर दिया, एक बराबर कितना बचा 18। ठीक है, और इस पर दो लगे, इसका मतलब है इसने दो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया मेरे भाई, दान कर दिया। तो ये कितना था हमारा 20 था, और 20 माइनस 2 गया तो कितना बचा भाई 18 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके बचे, और यहां पर भी 18 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब है कि ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, और आंसर आपका सही हो जाएगा बोथ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आता है पूछने के लिए। तो मैंने क्या बताया कि जो आर्गन है ना, आर्गन, अगर मैं आर्गन की बात कर रहा हूं तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 18 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 18। तो इसके बराबर देख लो इनमें से क्या है, एक पॉजिटिव दिया तो एक दान कर दिया 19 होता है, एक माइनस हो गया तो 18 रह गया। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव दो दिए तो 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, दो दान कर दिया तो कितना रह गया मेरे भाई 18 रह गया। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि 18 18, इसका मतलब है दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। हम इलेक्ट्रॉनिक आते हैं पूछने के लिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना स्टार्ट करेंगे ना तब आपको ये सारी बातें आएंगी। आपको ऑर्बिट सब ऑर्बिट में नंबर भरना आता होगा ना, तो एस में एस उपकक्ष में कितने भर सकते हैं, केवल 2 ही भर सकते हैं। पी में कितने भर सकते हैं, केवल 6 भर सकते हैं। डी में कितने भर सकते हैं, तो भैया 10 भर सकते हैं। एफ में कितने भर सकते हैं, तो मेरे भाई कितने 14 भर सकते हैं। तो एसपीडी एफ के आधार पर हम लोग इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जब आप पढ़ेंगे तो आएंगी। अभी फिलहाल आप इसको एसपीडीएफ में जब हम भरेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल ऐसा है जो अंगूर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है ना भाई। तो जब मैं अंगूर की बात करूं तो देखो अंगूर के अंदर कौन सा होगा भाई, एक बार बताएंगे आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ दो तीन दिए हैं, आप इनमें से काट लो, काटना सीख गए तो हो जाएगा। जैसे मेरे को तो पता है भाई कि मैलिक एसिड जो होता है ना, ये किसमें होता है, सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, सेब में पाया जाएगा। अगर मैं अंगूर की बात कर रहा हूं तो इसमें टार्टरिक एसिड जो हो जाएगा एक तरीके से, है ना, इसको ले लो, ये क्या है अंगूर में हो जाएगा, अंगूर में हो जाएगा। आंसर तो इसका ठीक है कि ये सही आ गया। ठीक है, आपसे पता है यहां पर अगर हम विटामिन की भी बात कर लेते हैं ना तो अंगूर में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी अंगूर में पाया जाता है, याद रखेंगे अंगूर में। विटामिन सी जो होता है काफी अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है, याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, ये क्या करता है, इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेगा। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है मेरे भाई, एक तरीके से इसे घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं। घाव भरने वाली, है ना, घाव भरने वाली विटामिन के नाम से भी बेटा इसको जाना जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, प्लस ये हमारी जनन क्षमता को भी बढ़ाता है। जनन या प्रजनन, ये जनन कहेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, ये जनन क्षमता को भी बढ़ाता है, जनन क्षमता को बढ़ाता है, याद रखेंगे इस बात को। जनन क्षमता को भी मेरे भैया जी बढ़ाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसका जो एक केमिकल नेम आता है पूछने के लिए, इसका जो रासायनिक नाम है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रासायनिक नाम। अगर इसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताना एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड नाम आप उसको बताना मेरे भैया इसका। तो ये अंगूर के अंदर ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक पाया जाता है आंवला। इसमें सर्वाधिक ये कहां पर होता है, आंवला के अंदर पाया जाता है, आंवला में होता है। ठीक है, लेकिन बाकी तो सारे के सारे ये खट्टे फलों में देखने के लिए आपको मिल ही जाएगा। तो यहां पर आपका जो सही जवाब जा रहा है मेरे भैया वो क्या चला जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट हियर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है। अब ये फिनोल के प्रयोग की बात कर रहा है मेरे भैया कि किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब जरा देखो, पीवीसी में किया जाता है क्या,
और नायलॉन के निर्माण में किया जाता है क्या? पॉलीस्टाइरिन के निर्माण में किया जाएगा या बेकेलाइट में? तो भैया ये 1907 की बात है, 1907 की बात है। वहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है, बेकेलाइट इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही जाएगा मेरे भाई इसका? फिनोल के प्रयोग के लिए, फिनोल का जो प्रयोग किया जाता है वो बेकेलाइट में किया जाता है इसका, है ना? किसमें भैया? बेकेलाइट में फिनोल का प्रयोग किया जाएगा, फिनोल का यूज होता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, नींबू खट्टा किसके कारण कारण से होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब नींबू खट्टे की बात कर रहे हैं तो एसिटिक अम्ल के कारण होगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होगा क्या? टाइट्रिक अम्ल के कारण? देखो टाइट्रिक जो होता है ना, टाइट्रिक, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टाइट्रिक की बात कर रहे हैं। या फिर हम लोग साइट्रिक की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो नींबू जो खट्टा होता है वो साइट्रिक एसिड के कारण होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, इसे कहते हैं HCl। क्या कहते हैं भैया? HCl कहते हैं। अच्छा, HCl जो होता है ना, ये क्या करता है, इसके भी कई सारे काम होते हैं। ये हमारे पेट में होता है, पेट में निकलता है। ये जीवाणुओं का भक्षण करता है, जीवाणु का भक्षण करता है। ये भोजन को खट्टा बनाता है, भोजन को खट्टा करता है। भोजन का पाचन इस प्रारंभ इसी की वजह से होता है, भोजन का पाचन भी इसी की वजह से होगा। और ये क्या करता है भाई? अन्य एंजाइम के निकलने की क्रिया को तीव्र करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब जा रहा है आपका, ये HCl के बारे में मैंने दो तीन बातें मैं आपको बता दी हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसका इफेक्ट आमाशय पर क्यों नहीं पड़ता पता है? एक म्यूकस नाम की लेयर होती है आमाशय के चारों तरफ, तो उसकी वजह से क्या है, ये HCl वर्कआउट नहीं कर पाता और ये अपना इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारा आमाशय HCl से क्यों नहीं जलता है? क्योंकि वो म्यूकस लेयर की वजह से नहीं जलता है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो साइट्रिक अम्ल के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई मेरे, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको? बताएं जल्दी फटाफट से। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण को प्रदर्शित करती है? इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण को प्रदर्शित करने की बात कर रही है मेरे भाई। तो ये कौन कौन सी, देखो क्वांटम संख्याओं की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्वांटम संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम संख्या की बात करें तो चार होती है। क्वांटम संख्या कितनी होती है मेरे भाई? चार होती है ना? क्वांटम संख्या कितनी होती है? क्वांटम संख्या होती है मेरे भैया चार। कितनी होगी? चार होगी। अच्छा इसमें क्या है, एक ये जो एन है, ये क्या हमारे पास में एन है, ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है भैया? ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम संख्या होगी, ये क्या होगी? मुख्य क्वांटम संख्या होती है पहली। अगर मैं इसकी एल की बात कर रहा हूं तो ये क्या होती है? ये द्विगंसी होती है, द्विंसी क्वांटम संख्या होती है। एम की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो एम क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगी, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगी। अगर मैं एस की बात कर रहा हूं तो ये क्या करती है? ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण को, किसको भैया? इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण को प्रदर्शित करती है। विपरीत चक्रण को क्या करती है मेरे भाई? ये प्रदर्शित करती है। विपरीत चक्रण को क्या करेगी मेरे भैया? प्रदर्शित करेगी। तो यहां पर सही उत्तर क्या जाएगा आपका? चला जाएगा मेरे भैया, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? एस सही चला जाएगा, एस सही चला जाएगा। तो एस आपका आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ऑप्शन क्या सही जा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर मेरे भैया आपका ऑप्शन नंबर डी सही चला जा रहा है, याद रखेंगे इस वाली बात को। चलो आगे बढ़े क्या?
सही आंसर क्या है भैया? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में मसल्स में थकान अनुभव होने का कारण। बहुत इजी प्रश्न है और ये कई बार एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जब आप एक लंबे समय तक मान लो रनिंग ही कर रहे हैं आप लोग या कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट करने पर क्या होता है, हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। रीजन क्या है उसका? रीजन होता है मेरे भाई कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, अनऑक्सीजन की क्रिया होने लग जाती है। अनऑक्सीजन की क्रिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, तो एटीपी का निर्माण कम हो जाता है, और एटीपी का निर्माण कम होने लगेगा तो वहां पर क्या है, एक अम्ल निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो जब एटीपी कम होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और एटीपी जो होती है ना, वो बन नहीं पाती प्रॉपर्ली। जैसे एटीपी घटेगी वैसे वैसे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ना स्टार्ट होगा, और वैसे ही लैक्टिक एसिड बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमारी मसल्स में क्या है, पेन होना स्टार्ट होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और लैक्टिक एसिड बनना प्रारंभ हो जाता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होना प्रारंभ हो जाता है, और उसी दौरान क्या है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। देखो, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इसको थोड़ा सा समझना। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, और यही CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी में टूट जाता है। ठीक है भाई, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर एटीपी के 38 अणु बनते हैं, लेकिन 36 प्राप्त होंगे, दो खर्च हो जाते हैं इसमें। एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना मेरे भाई, इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जो जीवाणुओं के अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, यही सिंगल टूटता है भैया किसमें, CO2 H2O प्लस एटीपी में टूट जाता है। ठीक है, और यहां एटीपी के दो अणु बनते हैं। इसका मतलब है कि एटीपी का निर्माण कम हो जाता है, और यहां पर क्या है, एथाइल एल्कोहल का निर्माण भी हो जाता है जीवाणु वगैरह के अंदर, है ना। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब इसमें ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, तो क्या है, एटीपी का निर्माण कम होता है, लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर हमारे के अंदर बनेगा। तो आंसर सही क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। देखो भाई, बर्तनों को चमकीला बनाने की बात हो रही है भाई, के लिए किया जाएगा, एलम का किया जाता है क्या, जिंक क्लोराइड का किया जाता है क्या, कैलोमेल का किया जाता है क्या, जिंक ऑक्साइड का किया जाता है भैया? आंसर करके बताओ किसका सही होगा। क्या प्रश्न यहां पर सही हो जाएगा भाई, आंसर करेंगे इसका। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाएगा? एलम का तो नहीं होता भैया, जिंक क्लोराइड का नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नॉर्मल प्रश्न है, याद रखेंगे इस वाले क्वेश्चंस को मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। अरे वाह, अभी अभी जस्ट तो मैंने बताया था क्वांटम संख्या के बारे में, और ये वही प्रश्न पूछ लिया गया है आपसे कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। दो होती है क्या सर? नहीं होती। आठ होती है क्या? नहीं होती। छह होती है क्या? नहीं होती। तो होती कितनी है ये तो बता दो मेरे भाई। होती ही तो है जो आपको दिखाई दे रहा है, कितनी है? चार। तो चार ही होती है, सिंपल सी बात है। कितनी होंगी? चार। कितनी होंगी? चार। अच्छा, चार कौन कौन सी होती है सर, ये भी बता दो। तो मैंने आपको बताया था ना अभी अभी, जो चार होती है इसमें एक तो एन होती है, एल होती है, और एस होती है, और एक और होती है हमारी एम। एम, और एक क्या हमारी एस। जो विपरीत चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण को प्रदर्शित तो यही कर रही थी ना अभी अभी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया। एन जो होते हैं ये मुख्य क्वांटम संख्या होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाएं क्या। सब ऑर्बिट में एस पी डी एफ जो होता है हमारा सब ऑर्बिट होता है। एस में कितने भरे जाते हैं, पी में कितने भरे जाते हैं, डी में कितने भरे जाते हैं, सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलो यहां पर सही प्रश्न क्या होगा और उत्तर क्या होगा भाई, बी। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो एक बार जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, और ये जो कंजूसी आपकी जो चल रही है, कृपया करके इस कंजूसी से थोड़ा सा दूर निकलें, उभरें थोड़ा सा, है ना। और एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, इससे क्या है कि और भी बच्चे हमारे साथ इस सेशन में जुड़े और अच्छे से सेशन को एंजॉय करें। और आपका ये लाइक और आपकी कमेंट जो होती है ना, जो बाद में आप लोग करते हैं, ऑफलाइन कमेंट भी ज्यादा किया करो, जिससे क्या है कि मेरे को पता लगता है कि आपको और क्या चाहिए इन द सेंस, मतलब किस बेस पे मेरे को आपको पढ़ाना है, किस प्रकार का क्वेश्चंस लेके आना है, जो भी चीजों को आपको लगता है आपकी वहां पर मेरे भाई गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप कहेंगे कि इससे प्रश्न ज्यादा लाइए, मैं उससे प्रश्न लेकर के आऊंगा, जिस लेवल के प्रश्न चाहेंगे आपको लेकर, लेकिन वो चीजें मेरे तक पहुंचेंगी तब तो ना, बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छा। लेकिन जो भी आपकी हार्दिक इच्छा है ना, जो भी आपका दिल कहता है, कुछ ऐसा इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। अगर मेरे को लगता है कि आपने जो चीज बोली और वो आपके लिए फायदेमंद है, तो मैं उस चीज को जरूर उसमें अप्लाई करूंगा। तो आप लोग जब क्लास खत्म होती है ना, एंड होती है, जब क्लास का पूरा एंड होने के बाद आपका कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है निकलना, और उस कंक्लूजन को आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करो, जिससे मेरे को अगली वीडियो में क्या लेकर के आना और किस बेस पर लेकर के आना ना, वो चीज की मुझे प्रेरणा मिलती है। आपका कमेंट और आपका लाइक ही तो है यार, जो हमको यहाँ पर एक कैमरे के सामने एक बंद कमरे में खड़ा करके आपको उसी एनर्जी के साथ पढ़ाने के लिए कहता है, जो एनर्जी हम ऑफलाइन कमेंट में, ऑफलाइन क्लास में दिखाते हैं। तो मेरे भाई जरूर आप इस चीज को क्या करो, जिससे क्या है टीचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, खास करके मेरे लिए। और आपको पता भी है कि मैं ऑफलाइन कमेंट को देखता हूँ, और जिस भी चीज को इंप्लीमेंट करना होता है मैं अगली क्लास में उसको करता हूँ, तो जरूर किया करो। आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका? इजी क्वेश्चन है, और बचपन से ही हम इसका आंसर जानते हैं मेरे भाई। बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह जो बनती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका, और आंसर आपको बताना है भाई। मैं नहीं बताऊंगा भैया इसका आंसर, इसका आंसर आपको ही बताना पड़ेगा। सो प्लीज आप इसका आंसर मेरे को बता दीजिएगा कि किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से। क्या आंसर इसका सही हो जाएगा? चलो भाई। तो एक होता है पॉलीएमाइड, होता है, क्या होता है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का यहाँ पर प्रयोग हम लोग कर लेंगे। एक प्रकार से ये क्या होता है भाई, सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक कैबलर के रूप में हम इसको जानते हैं। तो जो सिंथेटिक कैबलर होगा, पॉलीएमर के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होएगा। ऑक्सीजन में एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। बहुत अच्छा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, तब आप इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर पाएंगे। अब इसमें एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो देखो जब मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ये O है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 8। तो ये 8 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है इसका। और जब ये एटॉमिक नंबर है तो कितना है? 8 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना हो जाएगा इसका? ये भी 8 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये भी 8 हो जाएगा। तो ये दोनों ही 8 8 हो गए। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है भाई? इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 का निकालते हैं ना, तो कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले एस आता है, तो 1s2 है ना, क्या आ जाएगा? 1s2। और 2s2 क्या आ जाएगा भैया? 2s2 और 2p6, 6 7 8, ज्यादा चला गया, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे फिर इसको? 6 की जगह पर 2 2 4, और ये 4 लिख देंगे। ठीक है भाई, चलो। अब यहां पर पूछा है कि एस इलेक्ट्रॉन का, केवल एस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो देखो एस इलेक्ट्रॉन में कितने? 2। एस इलेक्ट्रॉन में कितने भैया? 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो इसमें एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? किसमें? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर आपको पता है ना, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, 1s2 2s2 2p6 2p6 जो हमारा होता है 3p6। अब लेकिन यहां पर बात क्या कर रहे हैं भाई? 6 तो तब लिखेंगे ना, मैंने क्या बताया था आपको? एस, पी, डी और एफ होता है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 6 भर सकते हैं, और इसमें 10 भर सकते हैं, और इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा 14 भर सकते हैं। ठीक है, यही बताया था। तो यहां पर देखो 1s
2s2 और 2p6 आएगा, लेकिन 6 नहीं है तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन बचे उतना भर दो इसके अंदर, तो कितने हो गए 4। तो अब इसका मतलब ये आ गया कि ये 2 और 2 कितने हो गए 4। एस कक्ष की बात कर रहा था, तो एस में भाई टोटल 4, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या यहां तक? बताओ जल्दी से फटाफट से। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाए? देखो फिर से आगे वही बहुलक की बात कर रहा है, अभी पूछा था। पॉलीएमाइड मैंने आपको बताया था कि ये एक क्या होता है, सिंथेटिक कवर के रूप में, सिंथेटिक क्या होता है हमारा, ये केवलर के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलीएमाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई जो मैंने आपको बताई? बोलो सर समझ में आ गई, कहो ना क्या आ गई। देखो यार ये समय है ना थोड़ा सा, अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, यही 2-1 साल का समय होता है, अगर इसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं ना तो हमारा जीवन सुधर जाता है। अगर ये अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता तो मेरे भाई जीवन बिगड़ने में समय नहीं लगता। तो मैं आपसे बार बार यही विनती करूंगा, मैं आपसे बार बार यही चीज बताऊंगा, कहूंगा, समझाऊंगा कि मेरे भैया इसको यूटिलाइज कर लो। जीवन के ये कुछ समय, कुछ साल हैं, 2-3, इन्हीं को अच्छे से यूटिलाइज कर लो आप लोग, बहुत अच्छे से हो जाएगा, जीवन बहुत अच्छा सुधर जाएगा। है ना, वो कहते हैं ना कि जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। अरे तुम किताबों से मोहब्बत तो करके देखो यार, ये तुम्हारी हाथों की लकीरों को बदल। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मेरे भाई किताबों से मोहब्बत कर लो, कब पासा पलट जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको मोहब्बत जो है ना किताबों से हो, रंग भरी दुनिया है, कुछ नहीं है इस दुनिया में, पता है आपको? ये दुनिया अगर हम कहें तो एक प्रकार से रंगमंच की तरह होती है, तो हर व्यक्ति किरदार होता है, लेकिन मेरे भाई ये किसी को नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होने वाला। तो इस जिंदगी का एंजॉय करो, इस जिंदगी को टुस्ट मनाओ, इस जिंदगी का। आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मतलब एकदम कूल माइंड होकर के। और जब आप कूल माइंड होकर के फ्रेश माइंड में पढ़ते हैं ना तो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और जब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है ना मेरे भाई, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें सक्सेस होने से रोक ले। इसलिए हमेशा क्या करना है भाई आपको, उच्च विचारों के साथ, सर्वश्रेष्ठ बन करके, अपने आप के अंदर जिज्ञासा लेकर के और अपने एम को सोच करके चीजों पर आगे बढ़ना है, चीजों पर थोड़ा सा फोकस कर। एक बार सेशन को लाइक करो जल्दी से, और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो भाई क्वेश्चन दे रहा है, दोबारा से क्वेश्चन को देखिएगा, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे भैया। यहां पर क्या कहना चाह रहा है वो देख लीजिएगा आप। क्लोरीन की बात कर रहा है भैया, किसकी बात कर रहा है? क्लोरीन की। क्लोरीन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर क्या होगा मेरे भैया, क्लोरीन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। देखो आपको पता है क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन जो होता है ना, इस पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ये क्या है इसका? ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है मेरे भाई? 17 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया मेरे भैया? इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या हो जाएगा? 17। इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17। अब जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें, 17 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, 1s2, 2s2 और 2p6, यहां तक पहुंच गया। मैंने क्या कहा कि 1s2, 2s2 और 2p6 और 3, अब जब 2 के बाद 3 आएगा तो 3s2 आ जाएगा, 3s2 और 3p6 आएगा, लेकिन 6 नहीं बचा, हमारे पास 5 बचा है। देखो 2 2 4 6 6 6 12, 12 और 5 17। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया मेरे? जब आपसे पी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं ना, 2p6 और 3p5 निकला है, तो 6 यहां से निकला, 5 यहां से निकला, बराबर 5 और 6 कितने होते हैं भैया? 11। तो यहां पर पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 11।
ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यदि आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से, ज्यादातर आपको यहीं तक पूछा जाएगा, याद रखना है ना। तो ये वाला सीरीज आपको याद करनी है भाई, 1s2 2s2 2p6। और मैंने ये आपको पहले से बता दिया कि s सब ऑर्बिट में हम लोग 2 भर सकते हैं, और p में हम लोग कितने भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6। एसपीडी में हम लोग कितने भर सकते हैं, 10। और एफ में हम लोग कितने भर सकते हैं मेरे भाई, 14। तो ये आपको याद रखना। ठीक है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी प्रश्न काफी अच्छा है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा कि क्या आंसर इसका होगा भाई। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है, ये प्रश्न है। उत्तर आप लोग करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा मेरे भैया। हीलियम के नाभिक में क्या पाया जाता है, ये आंसर आपको करना है मेरे भाई। चलो, देखो भाई, यहां पर कह रहा है हीलियम। अगर हीलियम के नाभिक की मैं बात कर रहा हूं, तो हीलियम के नाभिक में क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, केवल एक प्रोटॉन होगा क्या, नहीं। दो प्रोटॉन होंगे क्या, नहीं। दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होते हैं, ये वाली बात आपको सही देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी बात कर रहा है भैया, हीलियम की बात। इसकी बात कर रहा है बेटा, हीलियम की बात कर रहा है। आपको पता है कि जो प्रोटॉन संख्या होता है वो न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है, तो हीलियम पर कितने हो गए, दो। कितना हो गया भाई, दो। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपसे यहां पर एक चीज और बात बता दूं, जो परमाणु भार होता है ना, परमाणु भार। परमाणु भार का मतलब क्या होता है, परमाणु भार का मतलब ये होता है मेरे भैया, किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व में उपस्थित, उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है मेरे भैया, परमाणु भार कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई, परमाणु संख्या कहलाती है, या फिर परमाणु भार कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। ठीक, चलो आगे बढ़ें क्या। में क्या हो जाएगा भाई, दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन हो जाएंगे, दो प्रोटॉन हो जाएंगे, है ना। दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन, चार हो जाएगा, दो में से दो चला जाएगा, तो वो हमारा इलेक्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई। एटम की बात कर रहा है, और एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको आंसर करना है। जरा आंसर करके बताइएगा, किसने इसकी खोज की थी भाई। आपने बहुत अच्छे से एक ट्रिक को सुना होगा, ईंट पर नाच, है ना। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ईंट पर नाच से आप लोग याद करते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमस। इन्होंने किसकी खोज की थी मेरे भैया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसकी इलेक्ट्रॉन खोजा था भाई इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अगर मैं रदरफोर्ड की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने किसकी खोज की थी भाई, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज इन्होंने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी भैया। न्यूट्रॉन इन्होंने खोजा था। यहां सही जवाब क्या जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्या आंसर सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्या जवाब सही है आपका बेटा, सी इज द करेक्ट ही है। यहां तक कोई समस्या आपको बताओ जरा, इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलो, एक और प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो निम्न में से कौन सा एटम का भाग नहीं होता,
एटम बोले तो परमाणु का भार नहीं होता है ना, परमाणु का। अगर मैं परमाणु की बात कर रहा हूं तो ये कोई हमारा परमाणु है, सपोज दैट ये परमाणु है, और इसका ये नाभिक होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है भैया, प्रोटॉन होता है। अब जरा देखो, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और इसके अंदर क्या है, ये फिर इनके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही है, प्रोटॉन है ही है, न्यूट्रॉन है, लेकिन ये फोटोन नहीं होता। क्या नहीं है मेरे भाई, फोटोन नहीं होगा, है ना। तो ये कह रहा है कौन सा भाग नहीं है वाला पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका, ऑप्शन नंबर डी, फोटोन नहीं होता किसी भी एटम के अंदर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े क्या। हाँ, ये फोटोन की अगर हम लोग बात करें ना, फोटोन क्या होता है, एक फोटोन एक क्या है, ऊर्जा का बंडल होता है एक प्रकार से। ये क्या होता है, ऊर्जा के बंडल, है ना, याद रखना इस बात को, ऊर्जा के बंडल होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं। जो प्रकाश आता है ना, प्रकाश के अंदर भी इस फोटोन की क्रिया के हिसाब से भी चलता है प्रकाश। जो भी ऊर्जा होती है ना, वो एक फोटोन के आकार में चलेगा, मतलब बंडल के आकार में चलेगा, बंध करके चलता है ये मेरे भाई। ठीक है, कैसे चलेगा, बंध करके चलेगा। ये क्या होता है भाई, फोटोन होगा हमारा, जो बंध करके चल रहा होता है। आगे बढ़े क्या, अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, देखो यहां पर क्या है, ये मैंने एटम बनाया, इसके अंदर ये मैंने नाभिक बनाया, इसमें न्यूट्रॉन भी लिख रहा हूं मैं बार बार और प्रोटॉन भी लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन तो इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये तो नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये काट दो, तीनों नहीं होते भाई। नाभिक की बात कर रहा है तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही चला जाएगा मेरे भैया, बी इज द करेक्ट हियर। ठीक है भाई मेरे, तो बी आपका आंसर भैया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। तो आपका जो सही जवाब है मेरे भैया वो क्या है, बी, बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन सीरीज हम लोगों ने देखी, और जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के रखे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस सेशन को कवर किया है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन श्रृंखला को हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर कवर किया है मेरे भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरे भाई सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा, और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर आप अपना फेस्टिवल में एंजॉय करिएगा, लगातार आप लोग कर ही रहे हैं। तो चलेंगे, आज के लिए फिर इतना ही था, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा अपने बिहार उत्कर्ष के साथ में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।